चौधरी का नाम इस समय बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि वे राज्य के पहले भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं और उनके सिर सत्ता का ताज सज चुका है। खास बात यह है कि बीजेपी में आए उन्हें सिर्फ 8 साल ही हुए हैं, लेकिन इतने कम समय में उन्होंने पार्टी के बड़े से बड़े दिग्गज नेताओं को पीछे छोड़ते हुए खुद को सबसे मजबूत नेता के रूप में स्थापित कर लिया। अब हर किसी के मन में यही सवाल है कि आखिर सम्राट चौधरी ने इतनी तेजी से ये मुकाम कैसे हासिल किया और उनकी सियासी कहानी में ऐसा क्या खास रहा जिसने उन्हें इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। आइए जानते हैं। अगर आप बिहार की राजनीति को करीब से देखते हैं तो एक सवाल जरूर दिमाग में आता है कि आखिर बिना आरएसएस बैकग्राउंड और बिना बीजेपी के शुरुआत किए कोई नेता सिर्फ 8 सालों में पार्टी के इतने बड़े चेहरे के रूप में कैसे उभर सकता है। और यही कहानी है सम्राट चौधरी की, जो आज बिहार में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। और यह अपने आप में ऐतिहासिक पल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से राज्य में सत्ता का हिस्सा तो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाई थी। अब बात करें सम्राट चौधरी के सफर की, तो ये बिल्कुल सीधी और आसान कहानी नहीं है, बल्कि इसमें कई उतार चढ़ाव, मौके और बड़े फैसले शामिल हैं। उनका असली नाम राकेश कुमार था, लेकिन राजनीति में आने के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर सम्राट चौधरी रख लिया। उन्हें राजनीति विरासत में मिली, क्योंकि उनके पिता शकुनी चौधरी बिहार के बड़े ओबीसी नेताओं में गिने जाते थे और कांग्रेस से लेकर समता पार्टी, जेडीयू और आरजेडी तक कई दलों में सक्रिय रहे। ऐसे माहौल में सम्राट ने भी 90 के दशक में राजनीति में कदम रखा और शुरुआत राष्ट्रीय जनता दल से की। साल 1999 में राबड़ी देवी की सरकार में मंत्री बने और उस समय सबसे युवा मंत्री के रूप में चर्चा में आए। हालांकि उम्र को लेकर विवाद हुआ और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन यहीं से उनकी पहचान बन गई। कई बार राजनीति में विवाद ही पहचान बना देता है और उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इसके बाद 2010 में विधायक बने और आरजेडी में युवा चेहरे के रूप में उभरे। पार्टी के मुख्य सचेतक बने और धीरे धीरे अपना कद बढ़ाया। लेकिन बिहार की राजनीति में स्थिर रहना आसान नहीं होता। यहाँ हर कदम पर समीकरण बदलते हैं। यही वजह रही कि उन्होंने आरजेडी छोड़कर जनता दल यूनाइटेड का दामन थामा। यहाँ भी उन्होंने सही समय पर सही चाल चली। 2014 में जब नीतीश कुमार की सरकार संकट में थी, तब सम्राट चौधरी ने अहम भूमिका निभाई और सरकार को संभालने में मदद की। इसका फायदा उन्हें मंत्री बनकर मिला और कुछ समय बाद वे जेडीयू में मजबूत स्थिति में आ गए। लेकिन राजनीति में सबसे बड़ा गेम टाइमिंग का होता है और यही चीज सम्राट को आगे ले गई। जेडीयू में उन्हें वह महत्व नहीं मिला जिनकी उन्हें उम्मीद थी और धीरे धीरे उनका नीतीश कुमार से मोह भंग हो गया। इसके बाद उन्होंने बीजेपी का रुख किया और 2017 में पार्टी ज्वाइन की। अब यहीं से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि बीजेपी उस समय बिहार में खुद को मजबूत करने के मिशन पर थी और उसे ओबीसी समाज, खासकर कुशवाहा समुदाय से एक मजबूत चेहरा चाहिए था। सम्राट चौधरी इस रोल में फिट बैठते थे। 2019 में नित्यानंद राय के प्रदेश अध्यक्ष रहते उन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया और यहीं से उनका संगठन में कद बढ़ना शुरू हुआ। बीजेपी ने उन्हें धीरे धीरे बड़ा मंच दिया। 2020 के बाद उनकी भूमिका और अहम होती गई। उन्हें विधान परिषद भेजा गया और फिर जीतन राम मांझी के बाद बदलते राजनीतिक समीकरणों में वे एक मजबूत ओबीसी चेहरा बनकर उभरे। 2022 में जब नीतीश कुमार ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया, तो बीजेपी ने सम्राट को आगे करने का फैसला किया। उन्हें विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया और यहीं से उनकी आक्रामक राजनीति शुरू हुई। 2023 में उन्हें बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और उन्हें मुरेठा बांधकर ये कसम खाई कि नीतीश कुमार को सत्ता से हटा कर रहेंगे। ये कदम काफी प्रतीकात्मक था और जनता के बीच उनकी छवि एक जुझारू और निडर नेता के रूप में बनी। उन्होंने लगातार सरकार पर हमला बोला और खुद को एक मजबूत विकल्प के रूप में पेश किया। बीजेपी ने उन्हें खास जिम्मेदारी दी कि वे कोयरी कुशवाहा समाज को पार्टी के साथ जोड़े और उन्होंने ये काम बखूबी किया। नीतीश कुमार के लव कुश वोट बैंक में सेंध लगाने की रणनीति में वे सफल रहे। यही वजह है कि उनका कद लगातार बढ़ता गया।
जब नीतीश कुमार फिर से एनडीए में लौटे तो सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया गया और यहीं से उन्होंने प्रशासनिक अनुभव भी हासिल किया। उन्होंने खुद को एक भरोसेमंद और मजबूत प्रशासक के रूप में स्थापित किया। 2025 के चुनाव में वे विपक्ष के निशाने पर रहे, लेकिन उन्होंने अपनी पकड़ बनाए रखी। धीरे धीरे पार्टी के अंदर भी उनकी स्वीकार्यता बढ़ती गई और जब मुख्यमंत्री के चेहरे की बात आई तो वे सबसे आगे नजर आए और आखिरकार वही हुआ जिसका इंतजार था। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए। अब जरा सोचिए, एक ऐसा नेता जिसने आरजेडी से शुरुआत की, जेडीयू में गया और फिर बीजेपी में आकर सिर्फ 8 सालों में मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गया। ये सिर्फ किस्मत नहीं बल्कि सही समय पर सही फैसले लेने का नतीजा है। उनकी राजनीति का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये रहा कि उन्होंने खुद को सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक रणनीतिकार के रूप में भी साबित किया। उन्होंने संगठन और जनता दोनों के बीच संतुलन बनाए रखा। उनकी आक्रामक शैली और जमीनी पकड़ ने उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाया। यही कारण है कि बीजेपी के कई पुराने और दिग्गज नेताओं के बीच वे सबसे आगे निकल गए। अब सवाल ये है कि क्या सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के रूप में भी उतने ही सफल साबित होंगे जितने वे संगठन और राजनीति में रहे हैं? क्या वे बिहार की राजनीति में नया अध्याय लिख पाएंगे या फिर ये सिर्फ एक शुरुआत है? ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि उनका सफर ये दिखाता है कि राजनीति में कोई भी रास्ता तय नहीं होता। अगर रणनीति सही हो, टाइमिंग सही हो और जनता से जुड़ाव मजबूत हो तो कोई भी नेता बहुत कम समय में बहुत आगे तक जा सकता है। अब आप बताइए, क्या सम्राट चौधरी बिहार की राजनीति को पूरी तरह बदल पाएंगे या फिर उन्हें भी वही चुनौतियां झेलनी पड़ेंगी जो पहले नेताओं को झेलनी पड़ी? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं।